आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक सिंपल पेपर क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेशन 2022-23 के लिए। तो देखिए, जब भी कोई पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इंस्ट्रक्शंस है ना, आप उसको बहुत ही ध्यान से केयरफुली पढ़िए। अगर इंस्ट्रक्शंस को आप ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं तो ये मान के चलिएगा कि कोई ना कोई गलती आपसे हो सकता है। तो चलिए मैं समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखिए, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 है और जो मैक्सिमम टाइम है वो 2 आवर का है। जो इसकी इंस्ट्रक्शंस है ना, उसको हमको ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या है, 2 सेक्शन है, हमको अच्छे से मालूम है। और सेक्शन ए जो है ना, वो प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, यहाँ पे दिया हुआ है। और सेक्शन बी में जो है ना, वो प्योरली सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चंस जो है ना, इसमें जो दिए हुए हैं वो 21 है। देखिए, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 16 क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए में जो 5 क्वेश्चन है ना, उसके अंदर में अलग अलग नंबर आप MCQs क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें से पूरे आपको सॉल्व करना है, इसमें कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है। लेकिन सेक्शन बी में जो 16 क्वेश्चन है ना, उसमें केवल 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। टोटल 15 क्वेश्चन आपको इसमें सही सही बनाना है और इसके लिए 2 आवर का ड्यूरेशन दिया हुआ है। और इसमें क्या बोलता है, देखिए कि सारे क्वेश्चन जो है ना, सारे सेक्शन के आपको एक करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, एक सीक्वेंस में ही आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस टाइप का। तो देखिए, इंस्ट्रक्शंस को हम बहुत केयरफुली पढ़ें, है ना। जो शुरू का समय रहता है, जब भी क्वेश्चन पेपर हमको मिलता है ना, तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है कि इंस्ट्रक्शंस को हम लोग पढ़ें। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं जिनसे उनके मार्क्स जो है ना कम हो जाते हैं या कट जाते हैं। इसके आगे में देखिए, सेक्शन ए में जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ये 24 मार्क्स का है। और इसमें जो है ना, सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो क्वेश्चन और पार्ट के आगे में लटेड हैं। तो हमको ध्यान देते जाना है कि हम जो स्कोर कर रहे हैं उसको आखिरी में अगर हम लोग जोड़ें तो कौन से पार्ट में कितना मार्क्स है, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा मार्क्स कितना आने वाला है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसको हमको पूरा सॉल्व करना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो जो भी आपको लगता है कि इसका आंसर होगा, आपको उसको करना है। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो कोई मार्क आपका कटेगा नहीं, कोई नंबर कटेगा नहीं। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ना, उसको हमको फॉलो करना है, उसके अनुसार हमको इसको सॉल्व करना है। सेक्शन बी में भी 26 मार्क्स हैं, 16 क्वेश्चन, जैसे मैं बता चुका हूँ, 10 क्वेश्चन करना है। इसमें भी इंस्ट्रक्शंस को अपने को फॉलो करना है। और इसमें जो मार्क्स है ना, वो भी क्वेश्चन और पार्ट के आगे में अलॉटेड है। तो सबसे पहले सेक्शन ए को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है। और इसमें 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अपनों को सॉल्व करना है। टोटल 6 क्वेश्चन है, इसमें से 4 अपने को सॉल्व करना है। और एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और पता करते हैं कि कैसे हम पूरा का पूरा 100% इसमें करें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सुरेश पार्टिसिपेटेड इन अ 100 मीटर रेस एंड वन अ प्राइज। तो देखिए, सुरेश क्या कर रहा है, एक 100 मीटर के रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको इनाम मिल रहा है, माने पार्टिसिपेशन के बाद इनाम मिल रहा है। दिस मोटिवेटेड हिम टू गो फॉर प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। इसके बाद उसको मोटिवेशन आता है इनाम मिलने के बाद, तो उसके कारण हर सुबह एवरी मॉर्निंग वो प्रैक्टिस के लिए जाता है। तो ये कौन टाइप का मोटिवेशन होगा। तो देखिए, इनाम मिलने के बाद उसको मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, उसके अंदर में मोटिवेशन आया, माने एक्सटर्नल चीज़ के होने के बाद से मोटिवेशन आया। तो जो मोटिवेशन होगा उसका एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए कि रेखा गेट्स अप एट 5 AM एंड गोज फॉर हर डांस क्लासेस, देन सी कम्स होम एंड फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए, जो रेखा है ना, वो 5 बजे उठती है सुबह, फिर डांस क्लास को जाती है, उसके बाद घर आती है, घर के बाद अपना होमवर्क करती है, फिर स्कूल जाती है। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो देखिए, पहला वाले में उसको इनाम मिला तो उसने किया, इसमें वो खुद से कर रही है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये सेल्फ मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि ये खुद से कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड है कि द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाई अ। तो देखिए, जो फाइल नेम होता है ना और जो फाइल नेम एक्सटेंशन होता है, ये किसके द्वारा सेपरेट होता है। तो देखिए, विंडो फाइल नेम में 2 पार्ट होते हैं, जो कि पीरियड के द्वारा सेपरेट होता है। जो फर्स्ट है ना, उसको फाइल नेम बोलते हैं, और सेकंड जो है ना 3 या 4 कैरेक्टर का एक्सटेंशन होता है, जैसे डॉट DOC है ना, ये डॉग के लिए है। तो ये जो डॉट DOC है, ये क्या है, एक्सटेंशन है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द फाइल नेम एंड द फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाई अ पीरियड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पीरियड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, व्हिच ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप अ डिवाइस कूल। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, नॉट रिक्वायर्ड टू कीप अ डिवाइस कूल। किसी भी डिवाइस को ठंडा रखने के लिए कौन सा चीज़ करना रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें बोलता है कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज। तो मान लीजिए डिवाइस को आप अनप्लग्ड कर लेंगे तो यूज में ही नहीं रहेगा। ये जो पहला है ना, यही इसका होगा, क्योंकि इसके द्वारा आप किसी डिवाइस को ठंडा नहीं कर सकते। बी है
एवॉइड हैविंग अ डिवाइस इन द सन, सन में अगर डिवाइस को आप नहीं रखेंगे तो वो तो ठंडा रहेगा ही। तो ये जो है ना डिवाइस को कूल करने का मेथड है, ये रिक्वायर्ड है समझिए। तो ये जो ऑप्शन है बी वाला कट हो जाएगा। सी देखिए, मेक्स वेयर द कंप्यूटर्स CPU फैन इज वर्किंग, मान लीजिए कंप्यूटर का CPU फैन जो है ना काम कर रहा है तो भी उसको ठंडा करेगा, तो भी कट हो जाएगा। और डी है, डू नॉट कवर अ लैपटॉप विद अ ब्लैंकेट, तो कंबल से अगर आप लैपटॉप को कवर करेंगे तो गर्मी बढ़ेगा, डिवाइस को हीट करेगा, और डिवाइस को कूल करने के लिए जरूरी है कि उसको हम लोग लैपटॉप को ब्लैंकेट से ना ढकें, तो ये भी कट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ कैन एन एंटरप्रेन्योर गेट द वर्क डन बाय हिज हर टीम। तो देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है ना अपने टीम के द्वारा काम को कैसे करवाएगा, तो सबसे पहले तो उसके टीम में एक स्पिरिट होना चाहिए टीम वर्क का, ठीक है, टीम वर्क की भावना होना चाहिए। सब लोग अलग अलग काम करेंगे तो वो जो है ना काम को पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा बात, टीम वर्क है लेकिन मोटिवेशन नहीं है तो भी वो काम को पूरा नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक स्पिरिट ऑफ टीम वर्क को पैदा करे और मोटिवेशन को पैदा करे, माने दोनों चीज़ जरूरी है इसमें। तो इसका ऑप्शन है देखिए, बोथ बाई क्रिएटिंग अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड बाई मोटिवेशन, तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट होगा फर्स्ट वाला। बी बोलता है बाई मोटिवेशन, तो जैसे मैंने बताया खाली मोटिवेशन होने से और टीम वर्क नहीं होने से एंटरप्रेन्योर जो है काम को पूरा नहीं कर पाएगा, तो ये कट हो जाएगा। सी है बाई क्रिएटिंग अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, खाली टीम वर्क का स्पिरिट बनाने से भी काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो भी कट हो जाएगा। और डी यूजिंग हार्श वर्ड्स एंड एक्शंस, हार्श वर्ड्स और एक्शंस के द्वारा भी काम को पूरा वो नहीं कर पाएगा, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनोवेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड्स, तो एक इंटरप्रेन्योर के लिए इनोवेशन में क्या क्या होता है। ये बोलता है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, तो बिल्कुल इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स तो होता ही है। बी बोलता है इसमें ओपनिंग न्यू मार्केट्स, तो देखिए जो पुराने मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट होते हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो नए मार्केट में वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है। सी डिवीजन ऑफ वर्क, तो देखिए डिवीजन ऑफ वर्क से तो इनोवेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन डी देखिए, डी में क्या है, ए और बी दोनों को दिया है कि बोथ ओपनिंग न्यू मार्केट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, तो बिल्कुल यही है कि नया मार्केट खोजने से और नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से एक इंटरप्रेन्योर जो है ना इनोवेशन करेगा, ठीक है, इनोवेशन में शामिल होगा। जैसे कि अभी टाटा कंपनी देखिए नया नया कार जो लॉन्च कर रही है कम्पिटिटिव इंडियन कार मार्केट में, तो उसको ना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ओपनिंग न्यू मार्केट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन में से 5 सॉल्व करने हैं, इसमें देखिए 5 मार्क्स हमको मिलेगा। इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 है, द जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज, किसी भी टेक्स्ट में ये जो डॉक्यूमेंट होता है उसका जनरल अरेंजमेंट क्या कहलाता है। ये बोलता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट तो क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, माने किस तरफ पेज है ना उसको टेक्स्ट अलाइनमेंट बोलते हैं, तो नहीं होगा। बी है क्लिप बोर्ड, तो क्लिप बोर्ड जो है ना एक बफर होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि शॉर्ट टर्म स्टोरेज प्रोवाइड करता है और ट्रांसफ़र करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को उसी के अंदर में या बिटवीन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिप बोर्ड, तो क्लिप बोर्ड भी नहीं होगा। सी होता है फॉर्मेटिंग, तो देखिए इसको जो है ना फॉर्मेटिंग बोलते हैं, याद रखिएगा ना, द जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। और डी हो मार्जिन, तो मार्जिन मतलब लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, अपर मार्जिन, लोअर मार्जिन की ऊपर से कितना छोड़े हैं, बाएं से कितना छोड़े हैं, दाएं से कितना छोड़े हैं, इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं, तो ये मार्जिन नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिफ़ॉल्ट टेब स्पेस इज, तो जो डिफ़ॉल्ट टेब स्पेस होता है वो कितना होता है, होता है 0.5, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा 0.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स कंसिस्टिंग ऑफ सच थिंग्स एज फंड्स, कलर्स एक्सेट्रा, तो नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से कौन सा सेट ऑफ फॉर्मेट्स है जिसमें फंड्स, कलर्स एक्सेट्रा होते हैं। ये बोलता है मार्जिन, तो मार्जिन को हम लोग अच्छे समझ चुके हैं कि लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन के बीच का जो पेज है ना, ऊपर से नीचे से, लेफ्ट से राइट से कितने डिस्टेंस पे है, इसको मार्जिन बोलते हैं, तो मार्जिन नहीं होगा। इसके बाद इंडेंट, तो देखिए कोई पैराग्राफ में अगर हम लोग इंडेंटेड करना चाहते हैं तो ये जो है ना पूरी लाइनें इसमें अरेंज हो जाती हैं, तो ये जो है ना इंडेंटेड भी या इंडेंट नहीं होगा। उसके बाद लीडिंग, तो लीडिंग में क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन है और उसके नीचे में एक दूसरा लाइन को हमको खींचना है, तो इन दोनों के बीच के वो स्पेस को मेंटेन करने को इसको बोलते हैं लीडिंग, तो लीडिंग भी नहीं होगा। अब ऑप्शन इसमें डी देखिए, डी जो है ना यही होगा, क्योंकि डी क्या होता है या स्टाइल क्या होता है, क्या स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स कंसिस्टिंग ऑफ सच थिंग्स एज फॉन्ट्स, कलर्स, फॉन्ट साइज एंड पैराग्राफ फॉर्मेट्स, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्टाइल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है कि बाय डिफ़ॉल्ट द ब्लैंक ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन वी क्लिक ऑन द फाइल न्यू ऑप्शन, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑप्शन जो है ना
आता है अगर हम क्लिक करते हैं न्यू ऑप्शन में तो देखिए इसमें न्यू डॉक्यूमेंट तो आता नहीं है, इसमें जो है ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है ना। एक ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जिसमें कुछ भी चीज़ नहीं रहता, पूरा ब्लैंक रहता है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है, व्हिच एक्सटेंशन इज गिवन टू अ डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट इन एमएस वर्ड, कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। तो देखिए एमएस वर्ड 2007 में ना बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है .doc और .docx, ठीक है, ये दो एक्सटेंशन उसमें दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, .docx। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो शेप, इनमें से ऑटो शेप कौन सा नहीं है। तो देखिए कर्व जो है ना एक ऑटो शेप है, लाइन भी एक ऑटो शेप है और सर्कल भी एक ऑटो शेप है, लेकिन क्लिप आर्ट जो है ना वो एक ऑटो शेप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में ना कोई भी शेप्स नहीं मिलता, ठीक है ना, इट इज़ नॉट फाउंड अंदर शेप्स, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लिप आर्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं कि आंसर एनी 5, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। तो देखिए इसमें भी 6 क्वेश्चन में से 5 को सॉल्व करना है, 5 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है और वर्कशीट रेंज इज कि एक वर्कशीट रेंज क्या होता है। तो देखिए एक वर्कशीट रेंज जो है ना ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स। और बी बोलता है कमांड यूज्ड फॉर डाटा मॉडलिंग, बिल्कुल नहीं होता। और सी है रेंज ऑफ वैल्यूज सच एज फ्रॉम 23 टू 234, तो ये बिल्कुल नहीं होता, 23 से 234 रेंज वैल्यूज़। और डी है अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स, ये भी नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड है वर्कशीट 2003 कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ ब्लैंक नंबर ऑफ रोज। तो देखिए 2003 में जो ना मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो है वो है 65,535, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर पूछता है कि 2007 में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज होंगे, तो 2007 में होगा ये 10,48,576, है ना, ये 2007 का नंबर है, इसको भी याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर ब्लैंक मेन्यू। तो जो डिफाइन रेंज ऑप्शन होता है ना वो किस मेन्यू के अंडर में होता है। तो देखिए ना तो डेवलपर मेन्यू के अंडर में होता है, ना इंसर्ट मेन्यू के, ना ये व्यू मेन्यू के अंडर में होता है, ये होता है डाटा मेन्यू के अंडर में, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डाटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्कशीट इज एक वर्कशीट क्या होता है। पहला बोलता है नन ऑफ दीज, बी बोलता है प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए वर्कशीट एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता। सी है कलेक्शन ऑफ वर्क बुक्स, तो कलेक्शन ऑफ वर्क्स बुक भी नहीं होता। और डी है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो देखिए वर्कशीट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है ना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन शेयर्ड वर्कशीट। तो जो शेयर्ड वर्कशीट होता है ना उसमें क्या चीज़ रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ये बोलता है चेंज एनी नंबर, चेंजेज एनी नंबर। तो देखिए एनी नंबर में अगर चेंज होता है ना तो रिकॉर्ड होता है, बी बोलता है नन ऑफ दीज। सी बोलता है चेंजेज एनी टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट में कोई चेंज होता है तो भी रिकॉर्ड होता है। लेकिन डी बोलता है सेल्फ फॉर्मेटिंग, तो अगर सेल्फ फॉर्मेटिंग होता है ना तो वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होता, याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेल्फ फॉर्मेटिंग। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ कैन वी सेट पेज ऑर्डर इन एक्सेल। तो देखिए जो एक्सेल सीट होता है ना उसमें तो पेज ऑर्डर आप सेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बोलता है फॉर्म टूल्स मेन्यू, तो गलत है, जबकि सेट ही नहीं कर सकते। बी है यू कैन नॉट सेट पेज ऑर्डर इन एक्सेल, बिल्कुल यही सही होगा कि हम एक्सेल में पेज ऑर्डर सेट नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से 5 को सॉल्व करना है, 5 मार्क्स मिलेगा। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ डाटाबेस, इनमें से डाटाबेस का एडवांटेज क्या नहीं है। ये बोलता है डाटा सिक्योरिटी, तो डाटा सिक्योरिटी तो डाटाबेस का एडवांटेज है, तो नॉट पूछ रहा है तो कट हो जाएगा। इसके बाद इसमें बी बोलता है रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, तो देखिए रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी तो एडवांटेज है, तो भी कट हो जाएगा। सी बोलता है इंक्रीज डाटा इनकन्सिस्टेंसी, तो देखिए ये जो है ना एडवांटेज नहीं है पूछ रहा है, तो यही है, क्योंकि ये डाटा इनकन्सिस्टेंसी को डाटाबेस जो है ना इंक्रीज नहीं करता, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डी बोलता है शेयरिंग ऑफ डाटा, तो शेयरिंग डाटा तो एडवांटेज होगा, तो भी कट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज डाटा इनकन्सिस्टेंसी। सेकेंड में बोलता है द हायरार्किकल डाटाबेस इज आल्सो नोन एज ब्लैंक स्ट्रक्चर, जो हायरार्किकल डाटाबेस होता है वो किस स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। ए बोलता है ट्राइंगल, बी बोलता है ट्री, सी बोलता है टेबल, और डी बोलता है इन्वर्टेड ट्री। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए कि हायरार्किकल डाटाबेस इज अ डाटा मॉडल इन व्हिच द डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है, इसको ना हम जब डाटाबेस को डाटा मॉडल में स्ट्रक्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इन विच वन पेरेंट नोड कैन हैव मेनी चाइल्ड, जिसमें एक पेरेंट नोड के कई सारे चाइल्ड नोड होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं लिंक के थ्रू में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ट्री। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द डाटाबेस। इनमें से डाटाबेस का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। ये बोलता है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर तो कंपोनेंट है इसका। बी बोलता है यूजर, तो यूजर भी कंपोनेंट है। सी है हार्डवेयर, हार्डवेयर भी कंपोनेंट है। लेकिन जो मेमोरी है ना, लास्ट वाला देखिए, मेमोरी जो है ना वो डाटाबेस का कंपोनेंट नहीं होता। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेमोरी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या डाटाबेस कैन बी बेस्ड डिस्क्राइब्ड एज, कि एक डाटाबेस को बेस्ड डिस्क्राइब्ड किया जा सकता है। ये बोलता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। तो देखिए डाटाबेस क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बी बोलता है ऑल दीज। बाकी देखते हैं, यूजफुल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो किसी डाटा को काफ़ी यूजफुल ढंग से प्रेजेंट करना ही डाटाबेस का बेस्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, तो कट हो जाएगा। और सी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये भी डाटाबेस को बेस्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा नहीं होता। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं कि रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन, तो रिलेशनशिप किनके किनके बीच में क्रिएट किया जा सकता है। ये नन ऑफ दीज बोलता है बी, 2 आर मोर टेबल्स, तो क्या 2 या 2 से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 2 आर मोर टेबल्स। सी बोलता है 2 टेबल्स ओनली, और डी बोलता है 1 टेबल ओनली, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हिच लैंग्वेज हेल्प टू एक्सट्रैक्ट फेच डाटा फ्रॉम टेबल, कौन सा लैंग्वेज जो है ना डाटा को टेबल से एक्सट्रैक्ट करने या फेच करने में हेल्प करता है। तो ये होता है माई एसक्यूएल, याद रखिएगा माई एसक्यूएल, ये जो है ना हमको डाटा को फेच करने में हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 क्वेश्चन में से 5 सॉल्व करना है। फर्स्ट है, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू अ, तो देखिए इंटरनेट को ज्वाइन करने के लिए कंप्यूटर जो है ना वो किससे कनेक्ट होना चाहिए। तो कंप्यूटर जो है ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना चाहिए, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अगर कंप्यूटर कनेक्ट नहीं है तो इंटरनेट को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बाकी जो ऑप्शन है ना, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, नन ऑफ दीज और इंटरनेट सोसाइटी, ये सब गलत है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पे आ चुके हैं कि डेस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर व्हिच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट इन द टेक्स्ट ओनली मोड। तो इनमें से कौन सा जो है ना वो एक एग्जांपल है टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर का, जो कि एक्सेस देता है इंटरनेट को केवल टेक्स्ट बेस्ड मोड में। तो जो लिनक्स है ना, लिनक्स इज अ कस्टमाइजेबल टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर फॉर यूज ऑन कर्सर एड्रेसेबल करेक्टर सेल टर्मिनल्स। एज ऑफ 23, इट इज़ द ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर स्टिल बीइंग मेंटेन्ड हैविंग स्टार्टेड इन 1992। तो देखिए लिनक्स से जो है ना एक कस्टमाइजेबल टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है जो कि यूज किया जा सकता है कर्सर एड्रेसेबल करेक्टर सेल टर्मिनल्स के द्वारा, और 2023 तक में ही ये जो है ना सबसे ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर है जो कि अभी तक मेंटेन किया जा रहा है, और इसको स्टार्ट किया गया था 1992 में। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लिनक्स। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग इन्फॉर्मेशन बाय द मोडेम 8। तो देखिए जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन होता है ना उसको कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन में मोडेम के द्वारा। कहाँ पे? ये होता है सोर्स कंप्यूटर पे, याद रखिएगा सोर्स कंप्यूटर में डिजिटल का कन्वर्जन होता है एनालॉग में। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सोर्स कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेटवर्क फॉर्म्ड बिटवीन कंप्यूटर्स व्हिच आर स्प्रेड अक्रॉस द कंटिनेंट्स इज कॉल्ड। तो जो नेटवर्क बनता है कंप्यूटर के बीच में जो कि सारे के सारे कंटिनेंट में स्प्रेड होते हैं, फैले होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? ये बोलता है WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो WLAN तो उसको नहीं बोला जाता क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। बी है WAN, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ठीक है, यही वाइड एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है। और सी बोलते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये भी नहीं बोला जाता। और MAN जो होता है ना वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। तो देखिए जो अक्रॉस द कंटिनेंट, सारे कंटिनेंट के बीच में जो स्प्रेड होता है ना उसको बोला जाता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा ना। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, WLAN में ये होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं कि होम पेज हेल्प्स व्यूअर्स टू फाइंड आउट व्हाट दे कैन फाइंड ऑन द पर्टिकुलर साइट। होम पेज इज द, तो देखिए होम पेज जो है ना वो व्यूअर्स को हेल्प करते हैं कि एक पर्टिकुलर साइट पे उनको क्या मिलेगा। तो होम पेज क्या होता है? ये किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है ना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, ये इंडेक्स पेज और अबाउट पेज, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको।
क्योंकि होम पेज का मतलब ही होता है कि जैसे ही किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट पेज हमको मिलता है ना, वही इसका होम पेज होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है कि द फर्स्ट नेटवर्क वाज। तो देखिए जो फर्स्ट नेटवर्क है ना, वो होता है अर्पानेट, और अर्पानेट का जो फुल फॉर्म होता है कि द यूएस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, द यूएस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क्स। तो ये अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है, और यही जो है ना was the first public packet switched computer network. It was first used in 1969 में। इसका जो सबसे पहले यूज हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो फर्स्ट नेटवर्क का भी यूज हुआ था वो 1969 में यूज हुआ था, यूएसए में यूज हुआ था, और इसको डीकमीशन कर दिया गया है 1989 में। ठीक है, 1989 में इसको डीकमीशन कर दिया गया है, और इसका जो मेन यूज था वो एकेडमिक और रिसर्च पर्पज के लिए था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अर्पानेट। अब हम लोग सेक्शन बी पे आ चुके हैं। सेक्शन बी जो है ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट शुड वी डू व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ आवर फ्लॉस। तो अगर हम अपनी कमियों के बारे में जान जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम अपनी कमियों के बारे में जान जाते हैं तो सबसे पहला काम तो करना चाहिए, उनको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छुपाने से बीमारी फैलता है, और उनको उन लोगों को बताना चाहिए जिनके हेल्प से हम उससे बाहर निकल जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको छुपाना नहीं है, उसको बताना है। अब इसको आंसर में हम लोग लिखेंगे। सेक्शन बी पे आ चुके हैं। सेक्शन बी जो है ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट शुड वी डू व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ आवर फ्लॉस। तो अगर हम अपनी कमियों के बारे में जान जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम अपनी कमियों के बारे में जान जाते हैं तो सबसे पहला काम तो करना चाहिए, उनको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छुपाने से बीमारी फैलता है, और उनको उन लोगों को बताना चाहिए जिनके हेल्प से हम उससे बाहर निकल जाएँ। अब इसका आंसर लिखेंगे कि व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ आवर फ्लॉस वी शुड नॉट हाइड देम बट टेक अदर पीपल्स हेल्प इन ओवरकमिंग देम। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज फैटिग रिलेटेड स्ट्रेस, व्हाई इज इट डिफ़िकल्ट टू अवॉइड। तो देखिए, जो फैटिग रिलेटेड स्ट्रेस होता है ना, वो काम से जुड़ा हुआ स्ट्रेस होता है, थकान से जुड़ा हुआ तनाव होता है। ये कब पैदा होता है, जब हम काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी कठिन काम को करते रहते हैं, और लोग इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, अवॉइड करना कठिन मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके कंट्रोल में नहीं है या उनके काम का एक भाग है। इसके आंसर में लिखेंगे कि फटीग रिलेटेड स्ट्रेस इज काज्ड बाई वर्किंग टू लॉन्ग और टू हार्ड एट आवर जॉब। इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड बिकॉज मेनी पीपल फील दैट इट इज़ आउट ऑफ देयर कंट्रोल। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड। तो देखिए, नया प्रेजेंटेशन हम क्रिएट कर सकते हैं कि पावर पॉइंट को लॉन्च करें, और लॉन्च करने के बाद उसमें एक स्लाइड लें, और इसको हम लोग कर सकते हैं न्यू फ्रॉम द ऑफिस बटन से। ठीक, इसका आंसर लिखेंगे कि न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड बाई लॉन्चिंग पावर पॉइंट और बाई प्रेसिंग द न्यू फ्रॉम द ऑफिस बटन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाई देयर इज अ नीड फॉर इनोवेटिवनेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेटिवनेस या नयापन का ज़रूरत हमेशा रहता है, क्योंकि जो कस्टमर होता है ना, उसका जो डिमांड है या उसके जो इच्छाएं होती हैं वो कंटिन्यूअस बदलते रहती हैं, जिसके कारण मार्केट का जो डिमांड है ना वो चेंज होते रहता है। साथ ही साथ बहुत सारे कंडीशंस जो है ना, जो फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सोशल कंडीशन जो चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से कस्टमर का जो डिमांड है या मार्केट का जो डिमांड है वो चेंज होते रहता है। तो उसको फुलफिल करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, उसमें इनोवेटिवनेस बना रहे। इसका आंसर लिखेंगे कि देयर इज अ नीड फॉर दिस बिकॉज विद द चेंजिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स प्रोडक्शन शुड मीट रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर इसमें 10 है कि एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कि पहली बात तो उसके अंदर में लीडरशिप होना चाहिए, ताकि वो बाकी लोगों को बता सके कि कोई काम कैसे पूरा होगा, और लीडरशिप के साथ में उसमें इनोवेटिवनेस होना चाहिए, नई नई चीज़ों को खोजे ताकि जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट हैं, जो उसका डिज़ायर वो फुलफिल हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन मेकर होना चाहिए, कि एक एंटरप्रेन्योर में एक कैपेबिलिटी हो ताकि वो जो है ना डिसीजन ले, और ऐसा डिसीजन ले जिससे कि उसका जो बिजनेस है या उसका जो फर्म है वो डेवलप करे। इसके आंसर में लिखेंगे कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है लीडरशिप। एंटरप्रेन्योर मस्ट लीड अ टीम फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। सेकेंड है इनोवेटिवनेस विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स। एन एंटरप्रेन्योर शुड मीट रिक्वायरमेंट्स विद इनोवेटिव आइडियाज। थर्ड है डिसीजन मेकर। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक बेस्ट सुटेबल डिसीजंस। सेक्शन बी पे आ चुके हैं, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है
हाउ टू इंसर्ट द कॉपीराइट सिंबल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग कॉपीराइट सिंबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो सिंबल ऑप्शन में सिंबल ग्रुप को जाके क्लिक करेंगे और सेलेक्ट मोर सिंबल्स को हम लोग करेंगे। इसके बाद फिर उसके बाद द सिंबल डायलॉग बॉक्स जो है ना उभर के आएगा, अपीयर हो जाएगा। वहाँ से हम लोग कॉपीराइट सिंबल को कलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट बटन को हम लोग दबाएंगे, जिससे जो है ना ये इंसर्ट हो जाएगा वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि स्टेप्स टू इंसर्ट द कॉपीराइट सिंबल इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट है सेलेक्ट इंसर्ट टैब, सेकेंड है क्लिक सिंबल ऑप्शन फ्रॉम सिंबल्स ग्रुप, थर्ड है सेलेक्ट मोर सिंबल्स, फोर्थ है द सिंबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड सेलेक्ट द कॉपीराइट सिंबल, फिफ्थ है क्लिक द इंसर्ट बटन। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखिए ये जो वर्ड प्रोसेसर होता है ना, ऑब्जेक्टों को अलाउ करता है डिफरेंट फॉर्मेटिंग में, है ना, एक ही ऑब्जेक्ट के बीच में। उसके बाद इसके लिए रिक्वायर होता है बहुत सारे रिसोर्सेज के, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होते हैं। इनमें टेक्स्ट, ग्राफिकल और एम्बेडेड ऑब्जेक्ट जो है ना वो इंक्लूडेड होते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे कि द वर्ड प्रोसेसर ऑब्जेक्ट अलाउज डिफरेंट फॉर्मेटिंग विद इन द सेम ऑब्जेक्ट, दे रिक्वायर मोर रिसोर्सेज देन नॉर्मल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स, दे इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिकल एंड एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाई डू यू नीड टू फ्रीज रोज एंड कॉलम्स इन ए स्प्रेडशीट, कि हमको रोज और कॉलम्स को स्प्रेडशीट में फ्रीज करना क्यों पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे फ्रीज नहीं करेंगे और दूसरे जगह हम लोग जाएंगे तो गायब हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रीज करते हैं और दूसरे स्प्रेडशीट में हम लोग जाके काम करते रहते हैं तो ये जो है ना हमारे पास विजिबल बना रहता है। इसके आंसर में लिखेंगे कि वी नीड टू फ्रीज रोज एंड कॉलम्स इन स्प्रेडशीट टू कीप एन एरिया ऑफ अ वर्कशीट विजिबल व्हाइल वी स्क्रॉल टू अनदर एरिया ऑफ द वर्कशीट आर गो टू द व्यू टैब। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेज ऑफ टिपिकल फील्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। तो जो फील्ड प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेज होते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेज होते हैं कि इसमें डाटा रिडंडेंसी होता है, इनकन्सिस्टेंसी होता है, इनसिक्योर डाटा होता है, अनशेयरेबल डाटा होता है, इनकरेक्ट डाटा होता है और अनस्टैंडर्डाइज्ड जो है ना डाटा इसमें होता है। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि द एडवांटेजेज ऑफ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट है डाटा रिडेंडेंसी, सेकेंड है डाटा इनकन्सिस्टेंसी, थर्ड है इनसिक्योर डाटा, फोर्थ है अनशेयरेबल डाटा, फिफ्थ है इनकरेक्ट डाटा और सिक्स्थ है अनस्टैंडर्डाइज्ड डाटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 15 है कि व्हाट इज RDBMS। तो RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो है हमको फीचर प्रोवाइड करता है ताकि हम क्रिएट कर सकें, अपडेट कर सकें, एडमिनिस्टर कर सकें जो रिलेशनल डाटा है, डाटाबेस है उसको। और ये हमारे काम को काफ़ी ईजी बना देता है अगर हम सर्च करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं डाटा को डाटाबेस के अंदर में, और इंश्योर करता है डाटा इंटीग्रिटी को और उसको बना के रखता है। इसके एग्जांपल हैं ओरेकल, लिबरल ऑफिस बेस, MS एक्सेस और MySQL। इसके आंसर में लिखेंगे कि RDBMS इसके आंसर में लिखेंगे कि RDBMS स्टैंड्स फॉर द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट प्रोवाइड द फीचर्स टू क्रिएट, अपडेट एंड एडमिनिस्टर a relational database. This makes it easy to search and retrieve data within the database and ensure that the data integrity is maintained. सब एग्जाम्पल्स आर ओरेकल, लिबरल ऑफिस बेस, MS एक्सेस, MySQL। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट इज द यूज ऑफ रिपीटर इन अ नेटवर्क। तो एक नेटवर्क में रिपीटर का क्या यूज होता है। तो रिपीटर जो है ना रिसीव करता है कमज़ोर सिग्नल को, वीक सिग्नल को, जो कि एक सोर्स से आते रहता है और इसको ओरिजिनल स्ट्रेंथ में फिर से एम्पलीफाई कर देता है और उसके आगे में ये फॉरवर्ड कर लेता है इसके डेस्टिनेशन में। बेसिकली रिपीटर्स जो होता है ना वो यूज किया जाता है नेटवर्क में ताकि जो सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके। इसके आंसर में लिखेंगे कि इन ए नेटवर्क रिपीटर रिसीव्स अ वीक सिग्नल कमिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड एम्पलीफाइज इट टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ एंड देन अगेन फॉरवर्ड्स इट टू द डेस्टिनेशन। इसके आंसर में लिखेंगे कि इन ए नेटवर्क रिपीटर रिसीव्स अ वीक सिग्नल कमिंग फ्रॉम अ सोर्स and amplifies it to its original strength and then again forwards it to the destination. Basically, repeaters are used in a network so that a signal can travel longer distance. अब सेक्शन बी पे आ चुके हैं जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 17 है कि राहुल इज यूजिंग वर्ड प्रोसेसर टू क्रिएट हिज केमिस्ट्री कोर्स वर्क। ही वांट्स टू इंसर्ट हिज रोल नंबर एंड पेज नंबर्स इन द फुटर ऑफ अ डॉक्यूमेंट।
तो देखिए राहुल जो है ना एक वर्ड प्रोसेसर को यूज कर रहा है ताकि वो अपना केमिस्ट्री का जो कोर्स वर्क है उसको क्रिएट कर सके। वो अपने रोल नंबर को और पेज नंबर को फुटर ऑफ डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहता है। इसमें पहला क्वेश्चन बोलता है कि डिफाइन फुटर। तो देखिए फुटर क्या होता है, एक सेक्शन होता है जो कि अपीयर करता है बॉटम ऑफ एवरी पेज में। यानी फुटर माने पाँव, फुट माने पाँव होता है ना, तो जो पेज के नीचे में होता है ये फुटर कहलाता है वाला पार्ट, ठीक है। तो ये फुटर सेक्शन में हम नंबर डाल सकते हैं, ग्राफिक डाल सकते हैं, टेक्स्ट को हम लोग इंटर कर सकते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे कि फुटर इज अ सेक्शन दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट द नंबर्स ग्राफिक्स टू द फुटर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड है कि इन द टेस्ट कोर्स वर्क राहुल वांट्स टू इंसर्ट ओनली पेज नंबर्स। तो जो टेस्ट कोर्स वर्क है ना, राहुल उसमें केवल पेज नंबर को इंसर्ट करना चाहता है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि वेयर शुड ही इंसर्ट पेज नंबर्स, कि वो पेज नंबर्स को कहाँ पे इंसर्ट करे, इन द हेडर, इन द फुटर आर इन द टेक्स्ट ऑफ एवरी पेज, ठीक है। तो पेज नंबर को कहाँ पे इंटर करेगा, वो इंटर करेगा फुटर में। इसके बाद देखिए इसमें बी वाला क्वेश्चन है इसका कि इज इट पॉसिबल टू इंसर्ट अ फुटर विदाउट इंसर्टिंग अ हेडर। क्या एक फुटर को इंसर्ट करना पॉसिबल है बिना हेडर को इंसर्ट किए हुए, ठीक है। तो यस, ये पॉसिबल होता है। इसके आंसर में लिखेंगे कि यस इट इज़ पॉसिबल टू इंसर्ट अ फुटर विदाउट इंसर्टिंग अ हेडर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाउ कैन कंडीशनल फॉर्मेटिंग बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट्स इन एक्सेल, राइट द स्टेप्स। तो देखिए जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है ना, कैसे उसको यूज किया जा सकता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें डुप्लीकेट्स को, जो डुप्लीकेट्स डाटास होते हैं उसको एक्सेल में। तो देखिए जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है ना, ये बहुत ही सिंपल पावरफुल फीचर है एक्सेल स्प्रेडशीट में। हम इसको यूज कर सकते हैं जब हमको लगता है कि हाईलाइट करना हो सेल्स को ताकि एक स्पेसिफिक कंडीशन को मीट किया जा सके। और जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है एक्सेल में ना, उसको यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो डुप्लीकेट्स होते हैं डाटा शीट में उसके अंदर में। इसके आंसर में लिखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल पावरफुल फीचर इन एक्सेल स्प्रेडशीट्स। You can use conditional formatting when you want to highlight cells that meet a specific condition. Conditional formatting in Excel can be used to identify duplicates in a data sheet. अब देखिए इसके फर्स्ट में क्या लिखना है हमको कि सेलेक्ट द डाटा सेट इन विच यू वांट टू हाईलाइट डुप्लीकेट्स। सेकेंड में लिखेंगे गो टू होम टैब, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, डुप्लीकेट्स वैल्यूज़। थर्ड में लिखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़, dialog box will appear in the duplicate values dialog box. Make sure duplicate is selected in the left drop down. You can specify the format to be applied by using the right drop down. और फोर्थ में लिखेंगे क्लिक ओके बटन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है डिस्टिंग्विश बिटवीन वन टू वन एंड वन टू मेनी रिलेशनशिप्स। हमको इसमें डिस्टिंग्विश करना है वन टू वन और वन टू मेनी रिलेशनशिप को। तो देखिए वन टू वन रिलेशनशिप जो होता है ना, ये होता है एक रिकॉर्ड होता है एक टेबल में जिसमें केवल एक मैचिंग रिकॉर्ड होता है अनदर टेबल में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक रिकॉर्ड है तो दूसरा टेबल में ये रिकॉर्ड में एक एक मैचिंग होगा। और जो वन टू मेनी रिलेशनशिप में क्या होगा कि इधर एक रिकॉर्ड है और इधर बहुत सारे से ये मैचिंग होगा, ठीक है। एक का मेनी से सेवरल मैचिंग रिकॉर्ड होगा दूसरे टेबल में, जबकि ये जो रिकॉर्ड होते हैं ना सेकेंड टेबल में एसोसिएट होते हैं केवल एक रिकॉर्ड आप फर्स्ट टेबल से। इसके आंसर में लिखेंगे कि इन अ वन टू वन रिलेशनशिप अ रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन हैव ओनली वन मैचिंग रिकॉर्ड इन अनदर टेबल, जो हम समझ चुके हैं। इन वन टू मेनी रिलेशनशिप अ रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल इज एसोसिएटेड विद सेवरल मैचिंग रिकॉर्ड्स इन द अदर टेबल। हाउएवर अ रिकॉर्ड ऑफ द सेकेंड टेबल इज एसोसिएटेड विथ ओनली वन रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल। क्वेश्चन नंबर इसमें 20 है कि राइट द एसक्यूएल कमांड्स फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 ऑन द बेसिस ऑफ टेबल एम्प्लाई। इसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एम्प्लाई दिए हुए हैं। यहाँ पे आप एम्प्लाई के नेम को देख सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लाई नंबर है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे प्रोफाइल है, यहाँ पे मैनेजर दिया हुआ है, कौन कौन इसके मैनेजर हैं। फिर इसके बाद हायरिंग डेट दिया हुआ है, इनका सैलरी दिया हुआ है, कमीशन इसमें दिया हुआ है और इसमें डिपार्टमेंट का नंबर जो है ना लास्ट में दिया हुआ है। अब इसमें देखिए टोटल 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अरे 5 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, इसका जो है ना एसक्यूएल हमको करना है। तो फर्स्ट है कि डिस्प्ले एम्प्लाई नेम एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लाई हुज सैलरी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 22,000। तो देखिए पहले में हमको क्या करना है, एम्प्लाई नेम को डिस्प्ले करना है और जिनका सैलरी जो है ना वो या तो बराबर हो या ग्रेटर हो कितने से, 22,000 से। अब इसमें देखिए कैसे इसका लिखेंगे हम लोग। ये है MySQL सेलेक्ट एम्प्लाई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लाई वेयर सैलरी
greater than or equal to 22,000. सेकेंड है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज दोज आर नॉट गेटिंग कमीशन। इसके बाद सेकेंड में हमको डिस्प्ले करना है उन एम्प्लॉइज़ को जिनको कोई कमीशन नहीं मिल रहा है। अब इसमें लिखेंगे माई स्क्वेल सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर कमीशन इज न्यूल। इसका थर्ड है डिस्प्ले एम्प्लॉई नेम एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु हैव देयर सैलरी इन रेंज ऑफ 2,000 to 4,000। इसके बाद हमको एम्प्लॉई के नेम को और सैलरी को डिस्प्ले करना है उन एम्प्लॉइज का जिनका सैलरी का रेंज जो है ना 2,000 से 4,000 है। इसमें लिखेंगे माई स्क्वेल सेलेक्ट एम्प्लॉई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी बिटवीन 2,000 एंड 4,000। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्प्ले द नेम प्रोफाइल एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज हु डजंट हैव मैनेजर। इसमें हमको उन जो एम्प्लॉइज हैं उनका जो नेम है, प्रोफाइल और सैलरी है उसको डिस्प्ले करना है जिनके पास कोई मैनेजर नहीं है। इसमें लिखेंगे माई स्क्वेल सेलेक्ट एम्प्लॉई नेम प्रोफाइल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर मैनेजर इज न्यूल। इसमें फिफ्थ नंबर है डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉई हुज नेम कंटेंस ए एज 4th अल्फ़ाबेट। इसमें से उन एम्प्लॉई के नेम को डिस्प्ले करना है जिनके 4th अल्फ़ाबेट में ए है। अब इसमें लिखेंगे माई स्क्वेल सेलेक्ट एम्प्लॉई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एम्प्लॉई नेम लाइक ए परसेंटेज। क्वेश्चन 21 है कि राहुल हैज परचेज्ड सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट। कि राहुल ने कुछ स्टेशनरी आइटम को खरीदा है एक ऑनलाइन साइट से। ही हैज़ टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम्स टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। उसको ऑनलाइन पेमेंट करना इन आइटम्स के लिए। हेल्प बाई आंसरिंग एज फॉलोइंग क्यूरीज। तो इसको हेल्प करेंगे ये जो क्यूरीज या क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करके। इसमें फर्स्ट है कि सजेस्ट एनी 2 ऑप्शंस दैट ही कैन यूज टू मेक पेमेंट ऑफ हिज बिल ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। कौन से 2 ऑप्शन के द्वारा अपने बिल को पेमेंट कर सकता है। अब इसका आंसर है क्रेडिट डेबिट कार्ड और बाई इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा। इसमें बी है नेम एनी 2 सिचुएशंस वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। 2 सिचुएशन हमको बताना है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर। फर्स्ट में है कि विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेसिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। कि किसी भी स्टोर में जाना ज़्यादा खर्चीला है, आप गाड़ी करके जाएंगे आपका समय जाएगा, जबकि ऑनलाइन आप कभी भी खरीद सकते हैं। सेकेंड है अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन एक्सेट्रा। कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है आपको लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन आप बहुत ईजिली उसको खरीद सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर सी है नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स। हमको 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स के नाम को हमको बताना है। देखिए ये जो वेबसाइट है ना वो कौन कौन से हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मित्रा है और भी बहुत सारे वेबसाइट हैं जो आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर डी है राइट फुल फॉर्म ऑफ COD इन रेफरेंस टू ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के रेफरेंस में हमको फुल फॉर्म लिखना है COD का। COD का फुल फॉर्म जो होता है ना वो होता है कैश ऑन डिलीवरी।